हेलो दोस्तों, द परफेक्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी 23 दिसंबर को ये नोटिस आया था कि यूपी पुलिस में, जो कि यूपी पीआरपी भी करवाती है, इसमें 60,000 प्लस वैकेंसी 60,244 वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम इसमें ये करेंगे कि एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसके अ, पूरे नोटिफिकेशन का, जो भी सूचनाएं इसमें दी गई हैं कि हमको अपने डॉक्यूमेंट कैसे रेडी रखने हैं, हमको सिलेबस में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बहुत सारे लोग, चूँकि एग्ज़ाम बहुत पहले हो जाने हैं इसके, मतलब ऐसा लग रहा है कि फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो एक चीज़ कंफर्म मान के चलिए, आपका सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम में जाएंगे, तो ये आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम उस स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या इस पूरे नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट के जो अलग अलग कैटेगरी हैं, जीएस के और मैथ के, रीजनिंग के, क्या उसमें सेक्शनल कट ऑफ जैसी कोई चीज़ है? अगर है तो कितनी है, और नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर जाएं, हमें एक नौकरी लेनी है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि आपके फिज़िकल जो स्टैंडर्ड है वो सही है कि नहीं, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर रखे हुए हैं कि नहीं, आपका बना हुआ है कि नहीं। ये बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा फैक्टर होता है। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं आपको एक अच्छी सलाह यही दूंगा कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें। तो मैं सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो वैकेंसी आई है टोटल 6,240। ठीक, ये क्या हो जाता है यार, 6,240 वैकेंसी टोटल आई हुई है। फिर आरक्षी नागरिक पुलिस पद भर्ती हो तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। ये सब चीज़ें आपको बहुत जानने लायक नहीं है। डेट इसकी 18 जनवरी तक है। तो अभी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 27 तारीख को ही फॉर्म भर दीजिए या 28 को ही भर दीजिए। मेरे हिसाब से आपको 5 जनवरी के बाद और 10 जनवरी तक एग्ज़ाम फॉर्म भर देना चाहिए। उसके पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, वो आपको रेडी कर लेने होंगे, क्योंकि अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है। आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे होंगे जो पुराने हो गए होंगे और कुछ आपको बनवाने हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अभी आज आप ये वीडियो देख के जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप कल से उसके लिए लग जाइए, उसको बनवा लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। कोई जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है। 400 रुपये इसका जो है, ये 400 रुपये इसका वो है, शुल्क है। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे आर्यता भारत का नागरिक हो, कोई दूसरा तो अप्लाई करने वाला आने वाला नहीं है फिलहाल। इसके बाद भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, ये या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो ये चीज़ें हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 10वीं के बाद कोई अपना डिप्लोमा टाइप का कुछ कर लेते हैं, तो उनके लिए भी ये एक छूट रहती है कि इसके समकक्ष भी अगर कुछ होगा तो वो मान्य होगा। ठीक, फिर क्या है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये एक बड़ा फैक्टर होता है बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ भी है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी 12th में हैं तो क्या हम डाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपीयरिंग विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब अभी जो 11th पास करके 12th में गया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, या जो 10th अभी पास करके जो भी शख्स 10th 10वीं में पास किया हुआ है वो इसके एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीधा सा इसका एक मतलब ये भी होता है। फिर हम आगे देखेंगे
आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया जो आपका 10th और 12th का मार्कशीट है उसकी बात कर रहा है। कुछ प्रेफरेंस देने की बात होती है, तो प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो है DOEC NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस इन द सेंस उसको कुछ अंक जो है एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर से B का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इन लोगों को थोड़ी सी छूट मिलती है या फिर थोड़ा इनका नंबर बढ़ा दिया जाता है, ऐसा कुछ इनके साथ किया जाता है ताकि ये उस चीज़ का लाभ ले सके जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी है। कुछ अलग अपना जैसे होता नहीं है, कुछ लोग स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन पाते हैं तो वो इसलिए पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना समय स्पोर्ट्स में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एज का कैलकुलेशन है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं जो फैक्ट चीज़ें हैं वो पढ़ के आपको दिखाता हूँ। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आप 2 जुलाई 2001 से पहले के पैदा हुए हैं तो आप पात्र नहीं होंगे। पात्र तभी होंगे जब पात्र आप तब होंगे जब आप OBC का रिलैक्सेशन लगाएंगे, OBC का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो आप 2 जुलाई। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि हमारा तो जन्म, OBC की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा तो जन्म यार 2001 से पहले हुआ है, मैं नहीं भर पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आपको रिलैक्सेशन दिया गया है जो, अगर उसमें आ जा रहे हैं मतलब 2001 से पूर्व बोला है, 2 जुलाई 2001 से पूर्व, तो अगर हम 5 साल का रिलैक्सेशन शायद यहाँ पे मिला हुआ है, तो अगर 5 साल का रिलैक्सेशन हम इसमें लगा दिए तो ये कितना हो जाएगा 1996। ठीक, तो 2 जुलाई 1996 तक। ऐसे ही महिला अभ्यर्थी की बात की है। महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। ठीक, कुछ और भी जो अलग वो हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और ऐसी अन्य श्रेणी जातियों। ठीक, ये तो हो गया, चरित्र की बात होगी, ये सब सही रहता है सबका, आंतरिक रूप से भले गड़बड़ हो। अभी तो मुझे नहीं लगता जितने लोग अप्लाई कर रहे होंगे उनका शादी ब्याह हुआ होगा। ये उसी लिए है जिनकी एक से अधिक पत्नियां होंगी वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी का शादी ही नहीं हुआ होगा अभी तुम लोगों में, तो क्या मतलब है इसका? है, अरे कहाँ इसका भी शादी किसी का हुआ होगा। फिर हम आगे देखेंगे भर्ती की प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य 2015 अवलोकन है। लिखित परीक्षा होगा, OMR सीट पे होगा। मैं ये सब चीज़ें पढ़ लिया हूँ, आपको मेन चीज़ें दिखाता हूँ। 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। ठीक है, समय अवधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि। अरे इसका मतलब ये हो गया, ये मैथ है और ये जो है ये है रीजनिंग। ठीक है, ये हो गया GS, ये हो गया हिंदी। ये सब मानसिक हिंदी का लिखा हुआ सबके लिए 2-2 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर होगा तो 0.5 अंक जो है वो काट दिया जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। सीधी सीधी बात, पूरा काहे पढ़े हम। OMR सीट ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। OMR सीट में क्या होता है ना कि एक मेन कॉपी होती है, एक आप एक लेके आते हैं, एक बोर्ड अलग से अपना रखता है, बहुत चोचलाबाजी होता है कुछ यहाँ पे। ये सब आपके काम का नहीं, आपको बढ़िया से नंबर ला के मैं अभी पढ़ाऊँगा मैथ आप लोगों को, तो मैथ में हर एक चीज़ को इतना सही बताऊँगा मैं ना, छाप के आओगे पूरा। छापना क्या मतलब, गोला करके आओगे। लिखित परीक्षा हमारे उत्तर पत्रक पर होगी, ये सब तो सबको पता है। हाँ, मानसिक मानदंड, अभिलेखों की समीक्षा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची कट ऑफ तैयार की जाएगी। सीधी सी बात ये, उसमें जो भी कट ऑफ में आएगा उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब
शारीरिक मानक परीक्षा, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और एक होता है नीचे क्या कहते हैं उसको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड का मतलब आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे, जैसे मान लीजिए मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक तो आपको आना ही आना है, इसके बाद यहाँ से आपकी इफ़िशियंसी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वही होता है। तो क्या है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड है पुरुषों के लिए, कहाँ गया, ऊंचाई जो है पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए, और सामान्य भी इसमें है, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर, इसमें किसी को छूट नहीं दिया गया है। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जाके नाप लेना आज, ठीक। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी 160 ली गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति होती है, तो उनके हिसाब से अनुसूचित जनजाति का 160 है। सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर हो बिना फुलाने, और जब आप उसको फुलाएं तो 84 सेंटीमीटर हो। मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था, मैं रनिंग में हट गया तो मेरा तो सीना ही ना पा, लेकिन था, मैं 5 सेंटीमीटर बहुत आराम से फुला लेता था, मेरा था 82 था शायद। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पे होना है। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, अपना सीना 5 सेंटीमीटर रोज़ फुलाया करो नाप के, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। आधा लोग तो इसी में जो है फेल हो जाता है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ की तैयारी करें जिसमें जो है आपका ज़्यादा समस्या हो, खासकर फिजिकल तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत फिजिकल कराएगा ये लोग। फिर है ऊंचाई महिलाओं के लिए, लड़कियां भाई बहुत फॉर्म भरेंगी, मुझे पता है, उनको भी अब नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, और अच्छी बात है कि पुलिस में महिलाएं भी जा रही हैं। तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए वज़न की बात की गई है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का वज़न, पता नहीं उनका वज़न क्यों इतना कम होता है, तो यहाँ पे उनके लिए एक अलग से दिया गया है कि 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप खाती पीती नहीं हैं तो खाइए पिए, सिलेंडर जैसा मत रहिए। सिलेंडर का किलो कितना होता है? 15 किलो का भराता है, 10 किलो का उसका वेट होता है, 25 किलो का होता है। तो अच्छे से खाइए पीजिए और 40 के ऊपर रहिए, कम से कम 50-55 तो होना ही चाहिए। इसके बाद शारीरिक दक्षता, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में हम सीधा देखेंगे 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 25 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए 14 मिनट में। दौड़ती रहो लड़कियों, नहीं तो होगा नहीं। रनिंग में मुझे लड़कियां बहुत जल्दी थक जाती हैं, रनिंग करते रहना चाहिए। लड़कों के लिए ठीक है, लेकिन लड़के भी बहुत हैं, मैं तो खुद नहीं कर पाऊँगा 5 मिनट 25 मिनट दौड़ लेता हूँ लेकिन मतलब 5 किलोमीटर पता नहीं, मैं तो रोज़ 10 किलोमीटर पैदल ही चल देता हूँ, दौड़ने का तो मुझे नहीं पता। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो देखने वाली बात है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। क्या सिर्फ रिटन वाले नंबर जुड़ेंगे या फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ नंबर दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। इसी बीच में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आएगी, मतलब कि सीधी सी बात है, जो 60,244 लड़कों की लिस्ट आएगी उसमें से अगर कोई नौकरी छोड़ भी देता है तो उसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि उसकी जगह पे कोई दूसरा आएगा। और उसके बाद ये कुछ मतलब जब अंक समान हो या फिर कुछ और ऐसा कुछ, इन सब चीज़ों को दिया गया है। जैसे कि अगर 2 अभ्यर्थी के अंक समान हो गए तो उस अभ्यर्थी को जो है ज़्यादा, उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी उस अभ्यर्थी का। जैसे मान ले लास्ट वाली सीट बची है ना, मतलब 200 जो 60,244 है लास्ट वाली बची है, अब उस पर 2 कैंडिडेट आ गए हैं
अब उन कैंडिडेट में ये देखा जाएगा कि किस, अगर उन दोनों में से किसी के पास कोई प्रेफरेंस वाला सिस्टम है, जैसे कि अभी मैं ऊपर बता रहा था कि डीओसी से कुछ मिला हो, या एनसीसी का कैंडिडेट रहा हो, या फिर और एक कौन था, प्रादेशिक सेना में कुछ काम किया हो, तो उसे जो है वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें ये भी किसी के पास नहीं है, तो उन दोनों अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज़्यादा होगी ना, उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर अभी ये सिस्टम बना कि दोनों कैंडिडेट का जो है उम्र वो समान हो गया, तो फिर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो उनका नाम होगा उसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से, क्रम के अनुसार से उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर वही है कि नसीब जिसका सही होगा। आरक्षण वाली चीज़ें जो हैं, आरक्षण में आज शायद कोई न्यूज आई है कि आरक्षण को लेकर नहीं, वो जो जनरल के लोगों के बच्चों के लिए आई थी कि 3 साल शायद छूट देनी, वो बहुत अच्छी बात है, शायद उसके लिए योगी जी मान भी गए हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब 5 साल से वैकेंसी नहीं आई और जब आई तो कुछ लोग एलिजिबल ही नहीं रहे, तो करना चाहिए था। और सरकार अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें सुन रही है लोगों की, और ये एक अच्छा कदम था। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% आरक्षण, और ये सब तो पता ही है किसको कितना मिलता है। ये रहा अनुसूचित जाति के लोगों को 21% है सीट का, और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, वो थोड़ा सा डीप डिबेट का, मतलब डिबेट नहीं, मतलब उसको बताने लगेंगे तो फिर ये नहीं बता पाएंगे। तो 5 वर्ष अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल में जो वर्टिकल होता है वो सीधे सीधे सीट का डिवाइडेशन होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वो सीट के अंदर, जैसे आपका ओबीसी का सीट है तो उसी के अंदर ही वो आरक्षण दिया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आप ही के कैटेगरी का कोई स्वतंत्रता सेनानी वाला सिस्टम है, तो फिर वो उसको उसी में गिना जाता है, उसी में से सीट दिया जाता है। ठीक, महिलाओं को उसी में से सीट दिया जाता है 20%। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, 26 पेज का नोटिफिकेशन है भाई, अभी तो हम 11 पे ही हैं। ये सब पढ़ने लायक नहीं है यार, खैर इनको देना पड़ता है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन को अपडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम। अन्य पिछड़े, ये एक बड़ा इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो कब का होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत समस्या होगी, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सरकार आपको सेलेक्ट नहीं करी, या फिर आप फिर किसी ना किसी को दोष देंगे कि यार वो ऐसे निकला हुआ है। तो इसीलिए जो है नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1, ये जाति प्रमाण पत्र स्टेट का बनेगा, उसका प्रारूप अभी नीचे होगा, मैं बताऊंगा कौन सा है। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए 1 अप्रैल 2023। ये इसकी वो डेट है कि अगर आप पहले से बनवाए हैं तो उसमें ये देखिए कि वो 1 अप्रैल 2023 के पहले का है या उसके बाद का। और जो लोग अभी नहीं बन, मैं तो यही सलाह दूंगा कि सारे लोग फिर से बनवा लो यार, मतलब 10 जनवरी तक सब लोग फिर से अपना अपना एक बनवा लो, भले बनवाए हो लेकिन एक बनवा लो, और क्या जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और जो अंतिम तिथि है 18 को, 18 के पहले की होनी चाहिए, 18 जनवरी के पहले की होनी चाहिए, 18 जनवरी 2024 के पहले की। ये ध्यान रखे रहना भाई, नहीं तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग बनवा लो यार, फिर से बनवा लो। और फिर इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया ये है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, फिर इसके बाद अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना होगा, तो सारा रजिस्ट्रेशन का
पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर आवेदन पत्र कैसे भरना है मैं अभी उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वहाँ भी एक बार आएगा तो उसको पढ़ के भरिएगा। और खैर ये तो एक नहीं नहीं भर पाता है यार कोई, आप लोग से भरा नहीं जाता है, लेकिन जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है यार खुद से भरा करो, पैसे बचाओ। उसके बाद क्या होगा, आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा, करना होगा। फिर जो है ऑनलाइन शुल्क सफलतापूर्वक जमा होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रिंट आउट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम स्वतः सबमिट हो जाएगा। तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ऑनलाइन शुल्क कर देंगे, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें यार बड़ा मुझे एडिट करने नहीं आता है कोई चीज़। मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको बहुत सारी चीज़ें एडिट करूंगा, फिर उसको अपलोड करूंगा, टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाएगा मुझे लग रहा है। एक तो मुझे अपने जॉब पे भी जाना पड़ता है सुबह 7 से 3, तो टाइम नहीं मिलता है। अपना भी पढ़ता हूँ, तुमको भी पढ़ाऊँगा अभी। डिजी लॉकर के माध्यम से शैक्षिक आरक्षण एवं आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के अन्य प्रमाण। अब देखो, एक डिजी लॉकर ऐप होता है, वो ऐसा ऐप है कि उस पर आपके सारे जो 10th के मार्कशीट से लेके 12th की मार्कशीट भी सारे डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे मिल जाते हैं। आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से बहुत आसान होता है, आप सारी चीज़ें वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ है यार कि आपको आप कहीं डॉक्यूमेंट की जरूरत, आपका फ़ोन आपके पास है तो कुछ नहीं, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। हालांकि बहुत जगह पे मानते नहीं हैं, आप अपना लेके जाया करिए। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी में रहता है, तो कहीं चेक होने लगा तो आप वो दिखा सकते हैं। तो वही है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है, तो कहाँ से आ जाता है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आय में छूट संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन करके अपलोड करें। ठीक है, ऑप्शन रहेगा डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपलोड करने का, और ओए अबे, अरे अब नहीं डिलीट करूँगा, पागल हो। तो क्या है ना कि अकेले इधर पे जो है कोई मच्छर मारने आ गया था वो बैडमिंटन लेके। तो मैं क्या बता रहा था, ये सब फ़ोटो वोटो अपलोड करना है, ये सब देख लेना। मैं तो फ़ोन से ही भर देता हूँ यार, मैं पिछले 5-6 साल से फ़ोन से ही अपना फॉर्म भर देता हूँ, कोई भरना होता है। 5-6 साल से बेरोज़गार था। ये सब ठीक हो गया, 6 महीने के भीतर लिया गया फ़ोटो, 6 महीने के भीतर का हो, ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटी है। ये थोड़ा देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करें। मतलब ये है ये तो हम ही लोगों को ले लिए यार। अब मुझे अगर वीडियो बनाना होगा, पता है 400 रुपया खर्चा करना होगा ऑनलाइन। पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पहले तो शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद ही आपके लिए, ये बैठ के जा रहा है, आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि पूरा भर के दिखाना होगा। भर के नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग गरियाएंगे, किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा भाई, यार ये क्यों हो रहा है। खैर, अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए, यदि किसी अभ्यर्थी एक से अधिक। ये सब तो ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे। बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, ये सब ठीक है।
सिलेबस को देखना मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब बता दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिलेबस देख ही लिए होगे सब। अब पढ़ना कैसे ही जब मैं पढ़ाने लगूंगा फिर बताऊंगा कि कौन कौन से इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सब मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। कितना देर हुआ? 25 मिनट का हो गया यार। तो सीधे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र है। इन सब में ज़्यादातर ध्यान जो दिया जाता है वो इस बात का दिया जाता है, मैं बताता हूँ। ये जो लिखा रहता है आदेश 1967, ये कुछ यही सब चीज़ें नोट की जाती हैं। जैसे ओबीसी, मैं ओबीसी से हूँ तो मुझे ओबीसी का थोड़ा बहुत पता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा मतलब आप सीधी सी बात है, आप स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, यूपी के स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे अगर ओबीसी के हैं तो। अगर आप किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो, किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यूपी गवर्नमेंट की ही चीज़ें होनी चाहिए। जो दूसरे स्टेट के हैं वो जनरल में काउंट होंगे, तो अनरिजर्व में जो भी काउंट होता है उसके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो अपने लिए ठीक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैथ पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और आप लोगों को गाइड भी करूँगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगले 2-3 महीने में मैं, जैसा कि मैं बताऊँ अपना, तो मैं सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं अपनी तैयारी 2022 के कब शुरू किया था यार? 2022 में एग्ज़ाम कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। मैं 2022 के जुलाई अगस्त में शुरू किया था अपनी तैयारी। तो तैयारी कैसे किया जाता है मैं वो आपको बताऊंगा। अगले 2 महीने में आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट क्या यार, पता नहीं मैं कब अपलोड करूंगा इसको तो इसलिए ठीक है, बाय।